दोस्तों, आप कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप एक छोटी सी नाव पर बीच समुद्र में अकेले हो, जहां दूर दूर तक मदद के लिए कोई नहीं और कुछ पता नहीं कि आपको कितने दिनों तक उस समुद्र में रहना पड़ जाए, जिस बीच कुछ भी हो सकता है। आप किसी शक का शिकार भी हो सकते हैं। तो सोचो उस वक्त आपकी मनोदशा क्या होगी। क्यों हो गई ना हवा टाइट, वो भी सिर्फ कल्पना मात्र से। और यदि मैं बोलूं कि एक शख्स जो 438 दिनों तक उस समुद्र में फंसा रहा, तो यकीन करोगे? लेकिन इस खौफनाक कल्पना को हकीकत में जी कर दिखाया है इस शख्स ने, जिसका नाम है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा। खैर, ये तो हमने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया, पर इतने दिनों में इस बंदे के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आप सहम उठेंगे। तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सल्वाडोर अल्वारेंगा चारों तरफ फैले नीले गहरे समुद्र के खारे पानी पर 438 दिनों तक सरवाइव करता रहा और कैसे आखिर में मौत को मात देकर जिंदगी को हासिल कर लिया। दोस्तों, सल्वाडोर मैक्सिको के गांव का रहने वाला एक मछुआरा था। उसके पिता भी एक मछुआरे थे। दरअसल ये किस्सा प्रशांत महासागर के उस तट से शुरू होता है, जिसके किनारे कुछ ही दूरी पर सल्वाडोर अल्वारेंगा का एक छोटा सा गांव बसा था। आपको बता दें कि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे पहले सल्वाडोर ने अपने मित्र अजीक्यू के साथ मिलकर प्रशांत महासागर में बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करने की योजना बनाई, जिसके तहत उस पूरे काम को अंजाम देने के लिए उन्हें लगभग 1.5 दिन लगने थे। फिर योजना अनुसार सभी जरूरी चीजों को नाव में भर लिया गया। हालांकि अजीक्यू अभी फिशिंग की ट्रेनिंग ले रहा था और काफी हद तक सीख भी गया था, पर सल्वाडोर अल्वारेंगा समुद्री फिशिंग में एक्सपर्ट था। उसने बचपन से अपने पिता के साथ गहरे समुद्र में कई बार फिशिंग की हुई थी, इसलिए वह समुद्री हालातों से अच्छे से वाकिफ भी था और वह जानता था कि समुद्र में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके चलते उसने 2 दिन के हिसाब से उन सभी जरूरी चीजों को अपने साथ रखा जिनकी उन्हें जरूरत पड़नी थी, जैसे खाने पीने के सामान, रेडियो सिस्टम, मोबाइल, मेडिकल बॉक्स और कुछ जरूरी टूल्स। लेकिन कौन जानता था कि घंटों व मीलों लंबी यह जर्नी उनके जीवन की आखिरी जर्नी होने वाली है। इन्हें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि समुद्र में मौत उनका इंतजार कर रही है। बस फिर क्या था, 17 नवंबर 2012 को सल्वाडोर अल्वारेंगा अपने मित्र अजीक्यू के साथ 7 मीटर लंबी मोटर बोट पर बैठकर पूरी तैयारी के साथ निकल लिया प्रशांत महासागर में शिकार करने। कुछ दूर जाते ही अपने साथ लाए बड़े से फिशिंग जाल को दोनों ने समुद्र में फैलाना शुरू किया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद गड़बड़ाते मौसम का रुख और हवाओं की बढ़ती रफ्तार उन्हें बार बार चेतावनी दे रही थी कि कुछ देर में बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। लेकिन सल्वाडोर अल्वारेंगा ने उसे नजरअंदाज कर कुछ ही देर का एक छोटा सा तूफान समझते हुए आगे बढ़ता रहा। कई किलोमीटर दूर निकल जाने के बाद समुद्री तूफान ने दस्तक दे दी। देखते ही देखते उनकी नाव तूफान में फंस गई। आपको बता दें कि सल्वाडोर अल्वारेंगा ने जिसे मामूली तूफान समझा था, वो 5 दिनों का प्रलय मचा देने वाला एक भयंकर समुद्री तूफान था। अब दोनों साथियों को उनका फैसला बहुत भारी पड़ने वाला था। उन्होंने अब तेजी से सबसे पहले समुद्र में बिछाए जाल को काट कर फिर किनारे की तरफ जाने के लिए नाव को घुमाने लगे, पर बदकिस्मती से वह उस तूफान की चपेट में आ गए, जिसके आगे उनकी एक न चली। देर रात कई घंटों तक समुद्र के इस भयंकर जल प्रकोप, तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच उनकी नाव फंसी रही और वे दोनों पूरी ताकत से उस खतरनाक मंजर के बीच संघर्ष करते रहे। इस भयंकर तूफान में नाव में तेजी से पानी भरने लगा, जिसके चलते नाव को हल्का करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें नाव में रखी वजनदार वस्तुओं को नाव से बाहर फेंकना पड़ा। दोनों नाव में भरे पानी को तेजी से निकालते जा रहे थे। कई घंटों बाद तूफान थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन वे दोनों अब तक इस लंबे संघर्ष के बाद पूरी तरह से थक कर चूर हो चुके थे। वे दोनों पूरी तरह समुद्र के बेहद ठंडे पानी में बुरी तरह भीगे हुए थे। वे इतना कांप रहे थे कि मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वे दोनों एक दूसरे से सटकर उस नाव में सो गए। जब आंखें खुली तो वे समुद्र में सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुके थे। इसके बाद आखिरकार वो मुसीबत सामने आई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चारों तरफ जहां तक नजरें जाएं, उन्हें सिर्फ गहरा नीला समुद्र ही दिख रहा था। बदकिस्मती से कुछ ही दूर जाने के बाद मोटर का इंजन भी जवाब दे गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। इस दौरान अजीक्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चली थी। उसे उल्टियां हुई थी और वह बीमार भी हुआ, लेकिन अभी भी तूफान पूरी तरह से थमा नहीं था।
2 से 3 दिन वे ऐसे ही हल्के तूफान में फंसे रहे। कुछ बड़े समुद्री जहाज भी उनकी नजदीक से निकलते पर उन पर किसी की नजर नहीं पड़ी। दोनों बहुत ज्यादा निराश व हताश हो चुके थे। इस भयंकर तूफान से नाव को बहुत नुकसान पहुंचा था। सब कुछ बर्बाद हो चुका था, लेकिन लोगों से संपर्क करने के लिए बॉक्स में बंद रेडियो सिस्टम अभी भी काम कर रहा था, जिसकी मदद से वे बहुत कोशिश के बाद बचावकर्ता टीम से संपर्क साधने में कामयाब रहे। टीम ने उन्हें एंकर यानी समुद्र में लंगर डालने को कहा ताकि बचावकर्ता टीम उन्हें खोज ले, लेकिन उनके पास कोई एंकर नहीं था। दोनों को खोजने का सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन एक तो उनकी सटीक लोकेशन नहीं पता थी और दूसरी बात तब तक लहरों के साथ हिचकोले खाते हुए उनकी नाव बहुत दूर तक निकल चुकी थी। खूब तलाशने के बाद जब टीम को वो लोग वहां नहीं मिले तो टीम वहां से वापस चली गई। कुछ दिन बाद खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई। अब तो बस वह उसी दिशा में बहते चले जा रहे थे जहां समुद्र की लहरें उन्हें ले जा रही थी। भूख से मजबूर दोनों ने बारिश के पानी को बोतल में जमा करके उसे पिया और इसके अलावा कछुआ और जेलीफिश मछली के खून को पीकर खुद को जिंदा रखा। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा समुद्र पानी से भरा था, तो बारिश का पानी इकट्ठा करने में इतनी मेहनत क्यों की? तो आपको बता दें कि समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, इसे पिया नहीं जा सकता। सिर्फ यही नहीं, समुद्र के पानी में ऐसे कई तरह के कंटेंट होते हैं जिन्हें अगर पिया जाए तो उसका शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा मात्रा में पेशाब आने लगता है, जिससे शरीर का पानी तेजी से पेशाब के रास्ते बाहर निकलने लगता है। इससे शरीर का पानी बहुत कम हो जाता है। नतीजा शरीर और दिमाग कमजोर और सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। यही वजह थी कि वह समुद्र का पानी चाह कर भी पी नहीं सकते थे। यदि ऐसा करते तो कुछ ही दिनों में वह मर जाते। यात्रा शुरू हुए कई दिन बीत चुके थे। अजीक्यो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब कुछ ही देर का मेहमान था। आखिर कुछ देर बाद अजीक्यो मर गया। दोस्त के मरने के गम में वह पूरी तरह टूट गया। एल्वारेंगा अब बिल्कुल अकेला हो चुका था। मित्र की मौत के सदमे में डूबा हुआ एल्वारेंगा 4 दिनों तक उसकी लाश से बातें करता रहा। एल्वारेंगा की मानसिक स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। एक तो भूख, ऊपर से अकेलापन। आखिरकार एल्वारेंगा ने हिम्मत की, खुद को संभाला और हकीकत को कबूल करते हुए सदमे से बाहर आते ही उसने मित्र के शरीर को समुद्र में फेंक दिया। कई दिनों तक बारिश न होने की वजह से एल्वारेंगा को अपना ही पेशाब छानकर पीना पड़ा, जो कि समुद्र के पानी को पीने से तो थोड़ा ठीक ही था। हालांकि ऐसा करने से किडनी के खराब होने का बहुत ही खतरा था। दोस्तों, अब आप कल्पना करो वो मंजर कितना भयानक रहा होगा कि एल्वारेंगा को अपना ही पेशाब पीकर जिंदा रहना पड़ा। एल्वारेंगा अब ऐसी नर्क भरी जिंदगी जीने को मजबूर था, पर फिर भी ना जाने कौन सी उम्मीद अब भी उसको सरवाइव करने के लिए कह रही थी, जिसके चलते अभी उसने हार नहीं मानी थी। इसी तरह 14 महीनों तक एल्वारेंगा यूं ही नाव में अकेला सफर करता रहा। इतने दिनों में उसने अपनी नाव से 14,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। आखिरकार 30 जनवरी 2014 को उसे जब अपने आसपास समुद्र में नारियल तैरते हुए दिखाई दिए और कुछ देर में कुछ पंछी भी मंडराते हुए दिखाई देने लगे, तो वह समझ गया कि जरूर यहाँ आसपास कोई टापू है। कुछ देर बाद उसे दूर धुंधली नजरों से एक टापू नजर आया। यह कहीं उसके मन का भ्रम तो नहीं, यह सोचकर वह बार बार अपनी आंखों को साफ कर गौर से उस टापू को निहारते जा रहा था। जैसे जैसे टापू नजदीक आता गया, वह बहुत उत्साह से भर गया। कुछ घंटों में वह टापू के काफी नजदीक आ गया। नाव किनारे पर आ लगी। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। इस तरह एल्वारेंगा ने मौत को मात देकर जिंदगी हासिल की और अब वह 428 दिनों में पहली बार जमीन को देख पा रहा था। उसके अंदर अब बिल्कुल भी जान नहीं थी। किसी तरह वह नाव के नीचे उतरा। वह चल नहीं पा रहा था। उसकी पैर की उंगलियां, अंगूठे व घुटने सूज चुके थे। उसके पैरों की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए वह खुद को घसीटता हुआ टापू पर कुछ दूर तक पहुंचा और बेहोश हो गया। टापू के किनारे मौजूद लोगों की नजर जब एल्वारेंगा पर पड़ी तो वह उसकी बुरी दशा को देखकर उसे घर ले गए। उसका इलाज करवाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। वहां की स्थानीय पुलिस ने जब एल्वारेंगा से पूछताछ शुरू की तो वह उसकी भाषा नहीं समझ पाए, क्योंकि एल्वारेंगा स्पेनिश भाषा बोल रहा था। फिर उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से एल्वारेंगा की सारी बातों को समझा। हालांकि पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर उन्हें विश्वास करना ही पड़ा, क्योंकि इस टापू पर किसी का ऐसे अचानक आना, वो भी उस नाव के जरिए, संभव नहीं लग रहा था। पर नाव को वहाँ सच में पाया गया। इसके बाद एल्वारेंगा की कई दिनों तक ट्रीटमेंट चली। फिर ठीक होने पर एल्वारेंगा को उसके घर छोड़ दिया गया। एल्वारेंगा जब घर पहुंचा तो उसे देखकर सब हक्के बक्के रह गए।
उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ये क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार वालों ने एल्वोरेंगा के आने की उम्मीद भी खो दी थी। उन्होंने मान लिया था कि एल्वोरेंगा अब नहीं रहा। उसकी 14 साल की बेटी फातिमा एल्वोरेंगा के जाने के बाद अपने नाना नानी के साथ रहती थी। सभी लोग एल्वोरेंगा के गले से लगकर रोने लगे। दोस्तों, ये घटना इतनी दर्दनाक थी जिसने एक की जान ले ली और दूसरे की जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दिया था। खैर, आपको सल्वाडोर एल्वोरेंगा के इतने लंबे संघर्ष भरे जीवन से क्या प्रेरणा मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। भविष्य में ऐसी ही और भी तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो।